हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज की वीडियो में ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन। पहला विकल्प है कृषि फार्म, दूसरा है जंगल, तीसरा है दुकानदार और चौथा है किसान। तो थीम भोजन जो है वह कृषि फार्म से संबंधित है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। पहला विकल्प है उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, दूसरा है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, तीसरा है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम और चौथा है उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। तो चलिए इसको मैप से समझते हैं। तो ये आप मैप देख सकते हैं और गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थिति को पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। ये रहा गुजरात और ये है उत्तर प्रदेश और ये है आंध्र प्रदेश। तो इसकी जो गुजरात के सापेक्ष स्थिति है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, ये गुजरात है, ये रहा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर पूर्व हो गया ये, और ये दक्षिण पूर्व, ये है आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से यहाँ ये दिशाएं हो जाएंगी उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में तीसरा विकल्प सही होगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? पहला विकल्प है प्रकाश ऊर्जा, दूसरा है रासायनिक ऊर्जा, तीसरा है मांसपेशियों की ऊर्जा और चौथा है ध्वनि ऊर्जा। तो क्रिकेट खेल रहा है, मांसपेशियों का उपयोग हो रहा है, तो वह मांसपेशियों की ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है। पहला विकल्प है केवल प्रकाश ऊर्जा, दूसरा है ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, तीसरा है यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा और चौथा है प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। तो जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। ईवीएस के जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं उन सब की वीडियो बनाई है, जैसे खेजड़ी वृक्ष, ऑस्ट्रेलियाई ओक, ईवीएस के जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं सबकी वीडियो बनाई है। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। जैसे चींटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, मधुमक्खी के महत्वपूर्ण तथ्य, हाथी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, स्लॉथ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसके अतिरिक्त खेजड़ी वृक्ष, रेगिस्तानी ओक, इन सब की छोटी छोटी वीडियो है, 2-2, 3-3 मिनट की। आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, आपको 1 या 2 नंबर अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। छोटी छोटी वीडियो है, ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं हो गया। तो ईवीएस के जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनकी सबकी वीडियो बनाई है। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। जैसे चींटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, मधुमक्खी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, राज्यों के प्रसिद्ध पकवान, घरों के प्रकार, हाथी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, स्लॉथ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, रेगिस्तानी ओक, खेजड़ी वृक्ष, इन सब की छोटी छोटी वीडियो बनी है। 2 से 3 मिनट की वीडियो है, आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, आपको 1 या 2 नंबर अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं होगा, तो कृपया वो वीडियो अवश्य देखें। इसीलिए वो वीडियो बनाई है क्योंकि वो टॉपिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे यानी स्टिकी हो जाते हैं? पहला विकल्प है बोरा चावल, दूसरा है अरबोरियो चावल, तीसरा है बोम्बा चावल और चौथा है पोन्नी चावल।
तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, बोरा चावल। ये असम में पाए जाते हैं और ये ऐसे होते हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, यानी स्टिकी हो जाते हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। पहला विकल्प है अक्टूबर से दिसंबर, दूसरा है फरवरी से अप्रैल, तीसरा है अप्रैल से जून और चौथा है अगस्त से अक्टूबर। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, अक्टूबर से दिसंबर। ये मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सबसे अच्छा समय होता है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच का। तो मधुमक्खी के बारे में और भी जो भी पढ़ना है आप लोग उस छोटी सी वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, तो चलिए मिलाते हैं। जीरा जो है यह छोटा परंतु खुशबूदार होता है, ए को मिलाएंगे चौथे से, बी को मिलाएंगे तीसरे से। केसर पीले रंग का होता है। मिर्च जो है दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति इसकी हुई है और लौंग कील की तरह दिखता है। तो इस क्रम में ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला, दूसरा विकल्प इसमें सही है। देसी और विदेशी सब्जियों की भी एक छोटी सी वीडियो है, आप लोग देख लीजिए। जितनी भी सब्जियां हैं विदेश से आई हैं और देसी हैं उन सब के बारे में बताया है। पोएम जो है NCERT उसी से बताया है, फिर सभी को डिटेल में भी बता दिया है कि कौन सी सब्जी कहाँ से आई है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। पहला विकल्प है उड़ीसा, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल और चौथा है तेलंगाना। तो चलिए मैप से समझ लेते हैं इसको। ये है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और इसका जो तटवर्ती राज्य है ये रहा उड़ीसा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न में ऑप्शन देख, पहला विकल्प सही होगा उड़ीसा। मैप से इसलिए समझा दे रहे हैं क्योंकि चित्र से जल्दी समझ में आ जाता है और जल्दी भूलते भी नहीं है, इसलिए। अगला प्रश्न, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। दूसरा है झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। तीसरा है जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। और चौथा है मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो सही है वह बताने हैं। तो इसमें पहला सही है, कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है, बिल्कुल सही है। और डी सही है, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। ए और डी यानी चौथा विकल्प इसमें सही है। अब बी और सी क्यों गलत है ये भी जान लीजिए। इनको भी जानना जरूरी है क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। तो इस प्रकार लॉटरी के माध्यम से ये झारखंड में नहीं मिजोरम में तय किया जाता है कि किस परिवार को कितनी भूमि कृषि के लिए मिलेगी। और सी क्यों गलत है, इसमें लिखा है जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। तो ये 15 वर्ष गलत है, जो कम से कम 25 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं जंगल अधिकार कानून उन लोगों को अधिकार दिलाता है। तो बी और सी इसलिए गलत है क्योंकि इनमें यहाँ पर मिजोरम होगा और यहाँ पर 25 होगा, और ए और डी सही है, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है 24 ग्राम पर ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो द्रव्यमान निकालना है। 24 में 6 का कर देंगे गुणा, तो द्रव्यमान आएगा 144 ग्राम, यानी चौथा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। गलत को ध्यान रखना है, गलत को अंडरलाइन कर लेना है। वैसे पेपर में अंडरलाइन होकर आता है गलत, लेकिन आप लोगों अगर अंडरलाइन ना हो तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पहला विकल्प है वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं। दूसरा है सांपों के दांत नुकीले होते हैं। तीसरा है जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। और चौथा है वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। तो इसमें जो गलत है वह बताना है। चौथा बिल्कुल ही गलत है कि वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। अब वो अपना शिकार चबाकर नहीं बल्कि पूरा निगल जाते हो, ये बात याद रखना है। और इसमें लिखा है कि चबाकर खाते हैं, इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं
कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हीं पिघलाकर बनाया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न और कई बार पूछा गया है। पूछने का तरीका भले ही अलग अलग है, लेकिन कांसे के बारे में प्रश्न हमेशा ही पूछा गया है। पहला विकल्प है टिन और कॉपर, दूसरा है कॉपर और जिंक, तीसरा है एल्युमिनियम और जिंक और चौथा है जिंक और टिन। तो कांसा जो है वह टिन और कॉपर की मिश्र धातु है। बिल्कुल दिमाग में इसको बिठा लीजिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो टिन और कॉपर को मिलाकर कांसा यानी ब्रांज बनाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। पहला विकल्प है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम होता है। दूसरा है वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा लेता है। तीसरा है हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और चौथा है हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। तो इसमें जो हाथियों के बारे में सही है वो बताने हैं। तो इसमें हाथी के बारे में जो सही है सी और डी सही है। चौथा विकल्प इसमें सही होगा। ये तो हो गया अपने प्रश्न का उत्तर। अब ये दोनों क्यों गलत है ये भी जान लीजिए। अब यहाँ पर लिखा है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम होता है। तो 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 100 किलोग्राम नहीं बल्कि 200 किलोग्राम होता है, इसलिए ये गलत है। और बी में लिखा है वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक झाड़ियों और पत्तियों खा लेता है। तो ये 200 गलत लिखा है। वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक झाड़ियों और पत्तियों को खा लेता है, इसलिए ये गलत है। और सी और डी सही। इसके अलावा हाथी के बारे में और क्या क्या याद रखना है कि जो नर हाथी होते हैं वह 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं, उसके बाद झुंड को छोड़ देते हैं। और हाथी जो है कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, ये तो लिखा ही है। हाथी के कान बड़े होते हैं, पंखे की तरह होते हैं, और जब उन्हें गर्मी लगती है तो वो कान हिलाकर हवा कर लेते हैं। और जो हथनी होती है बुजुर्ग हथनी, वही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है, ये बात भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए लिखा है मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन बी लिखा है मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। सही विकल्प चुनिए। तो इसमें लिखा है कि मनाली में ढालू छतों वाले, ये गलत है, लेकिन कथन बी सही है। ए गलत बी सही, पहला विकल्प इसमें सही है। अब पहला क्यों गलत है? यहाँ पर लिखा है कि ढालू छतों वाले मजबूत बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। तो बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं असम में, इसलिए ये गलत है। लेकिन बी सही लिखा है कि मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। घरों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है उनकी वीडियो आप लोग देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। अगला प्रश्न है पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। लिखा है भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधे को शक्ति और सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना तने के मुख्य कार्य हैं। तो इसमें जितने भी कार्य लिखे हैं उनमें से तने के कार्य बताने हैं। तो इसमें पौधे को शक्ति और सहारा देना ये तने का कार्य है। पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना ये भी तने का कार्य है। बी और सी यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? संघ शासित यानी कि केंद्र शासित। पहला विकल्प है लद्दाख, दूसरा है जम्मू और कश्मीर, तीसरा है मणिपुर और चौथा है चंडीगढ़। तो इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है वह बताना है। तो मणिपुर जो है वह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख और पुडुचेरी। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मणिपुर इसमें नहीं है, तो इसलिए तीसरा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? पहला विकल्प है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम और उड़ीसा, तीसरा है गुजरात और तमिलनाडु और चौथा है बिहार और बॉम्बे हाई। तो कच्चे तेल के उत्पादक हैं गुजरात और
तमिलनाडु तीसरा विकल्प इसमें सही है। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दुनिया का पहला तेल का कुआं कहाँ पर खोदा गया? तो वह अमेरिका में 1859 में पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था। और उसके बाद 8 साल बाद असम में 1857 में असम के माकुम में तेल पाया गया था। ये बात भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? पहला विकल्प है मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा विकल्प है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर और चौथा विकल्प है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तो हमारे देश का जो संविधान है वह डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। तीसरा विकल्प इसमें सही है। संविधान के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबकी एक वीडियो बनी है, उसमें टॉप 50 प्रश्न है। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, वो वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। लिखा है पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य हैं, तो यानी जितने भी कार्य लिखे हैं इनमें से जड़ों के कार्य बताने हैं। तो इसमें पौधे को सहारा देना, भोजन को संचित करना और पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ए, सी और डी यानी चौथा विकल्प इसमें सही है। और ह्यूमस प्रदान करना ये मृदा का कार्य है, ये जड़ का कार्य नहीं है, इसलिए ए, सी, डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? पहला विकल्प है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है तमिलनाडु। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, तेलंगाना। पहले ये आंध्र प्रदेश का भाग था, लेकिन जब तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर अलग राज्य बन गया, तो ये जो पोचमपल्ली जो कस्बा है वह तेलंगाना में आ गया। तो तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। पहला विकल्प है गुड़, आंवला, टमाटर, दूसरा है आंवला, पालक, गुड़, तीसरा है आंवला, बंद गोभी, टमाटर और चौथा है बंद गोभी, आंवला, पालक। तो जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है वह बताना है। दूसरा विकल्प इसमें सही है, आंवला, पालक और गुड़, इन तीनों में ही आयरन पाया जाता है। जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो डॉक्टर इन्हें खाने की सलाह देते हैं, खून की कमी यानी एनीमिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देखने योग्य है। पहला विकल्प है फाख्ता, कौवा, मोर, दूसरा है बाज, कबूतर, तोता, तीसरा है कौवा, चील, बुलबुल और चौथा है बाज, चील, गिद्ध। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, बाज, चील, गिद्ध। ये पक्षी जो है मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है असम और चौथा है उड़ीसा। ये भी बताया था, तो ये ऐसे घर बनाए जाते हैं असम में। तीसरा विकल्प इसमें सही है। राजस्थान में कैसे घर बनाए जाते हैं? यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है तो मिट्टी की घर बनाए जाते हैं और मोटी दीवारें बनाई जाती हैं ताकि गर्मी जो है वह अंदर न जा सके। लद्दाख में जो है 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं, भूतल में खिड़कियां नहीं होती और जो भूतल होता है वह जानवरों के लिए और आवश्यक वस्तुओं को रखने के लिए उपयुक्त होता है और लकड़ी की सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। ऊपर वाली मंजिल पर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर,
और पटना की दिशाएं क्रमशः हैं? पहला विकल्प है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, दूसरा है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, तीसरा है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, और चौथा है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो ये रहा दिल्ली, मैप से समझ लीजिए। ये रहा पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब दिल्ली के सापेक्ष गुजरात की और उसकी बिहार की, पटना की बतानी है। गुजरात के गांधीनगर और पटना की स्थिति बतानी है। तो गांधीनगर ये रहा और पटना कहाँ है, ये रहा पटना। तो दिल्ली के सापेक्ष इनकी जो स्थितियां हैं दक्षिण पश्चिम, ये है दक्षिण पश्चिम और ये दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या कुंदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? पहला विकल्प है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, दूसरा है ग्रेगर जॉन मेंडल, तीसरा है जॉर्ज मेस्टर और चौथा है चार्ल्स डार्विन। तो ये किया है प्रयोग ग्रेगर जॉन मेंडल ने, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? पहला विकल्प है असम, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है मिजोरम और चौथा है झारखंड। तो तोरांग का अर्थ है जंगल, ये झारखंड में है, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है, यानी गलत कथन बताना है? पहला विकल्प है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, दूसरा है नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, तीसरा है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां ही होती हैं। तो इसमें जो गलत है वह बताना है। तो इसमें दूसरा कथन लिखा है बिल्कुल गलत है कि नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ये गलत है। अब छत्तों के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण है कि रानी मधुमक्खी जो होती है वह अंडे देती है, श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, ये काम करती हैं शहद बनाना, छत्ता बनाना, रस ढूंढ कर लाना, शहद बनाने के लिए रस ढूंढ कर लाना, ये सभी काम इनका ही होता है। बच्चे पालने का काम भी श्रमिक मधुमक्खियों का होता है। नर मधुमक्खियां कुछ खास काम नहीं करती हैं, तो इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये गलत लिखा है, इसीलिए ये दूसरा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। पहला विकल्प है अफगानिस्तान से, दूसरा विकल्प है इंग्लैंड से, तीसरा है दक्षिणी अमेरिका से और चौथा है दक्षिणी अफ्रीका से। तो मिर्ची जो है व्यापारी लाए थे दक्षिणी अमेरिका से, तीसरा विकल्प इसमें सही है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका से और क्या क्या आया था? टमाटर, आलू। यूरोप से क्या आया है? गोभी और मटर। अफ्रीका से क्या आया है? कॉफ़ी, भिंडी। और जो देसी सब्जियां हैं वो कौन सी हैं? आम, संतरा, केला, मेथी, पालक, परवल, मूली, ये सभी भारतीय सब्जियां हैं। और मिर्ची आई है दक्षिणी अमेरिका से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? पहला विकल्प है सुनीता विलियम्स, दूसरा विकल्प है महेशेंद्री पाल, तीसरा विकल्प है सूर्यमणि और चौथा विकल्प है कर्णम मल्लेश्वरी। तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं कर्णम मल्लेश्वरी जी, चौथा विकल्प इसमें सही है। अब सुनीता विलियम्स और महेशेंद्री पाल के बारे में भी जान लीजिए। सुनीता विलियम्स जो हैं ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं और महेशेंद्री पाल जो हैं एक भारतीय पर्वतारोही हैं। ये दोनों बातें भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है, महेशेंद्री पाल जो है ये एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है, ये बात भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? पहला विकल्प है चुकंदर, आलू, अदरक, दूसरा है गाजर, हल्दी, अदरक, तीसरा है शकरकंदी, मूली, हल्दी और चौथा है गाजर, चुकंदर, मूली। तो इसमें जो जड़ें हैं वह बतानी है। जो चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा, क्योंकि गाजर
चुकंदर और मूली तीनों ही जड़ें हैं और जड़ें ही पूछी गई हैं। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। पहला विकल्प है अबू धाबी में, दूसरा विकल्प है ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा विकल्प है राजस्थान के रेगिस्तान में और चौथा है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो रेगिस्तानी ओक पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा विकल्प है कर्नाटक, तीसरा विकल्प है महाराष्ट्र और चौथा विकल्प है गुजरात। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, गुजरात। अगला प्रश्न है, उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है। पहला विकल्प है मियादी बुखार, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है चिकनगुनिया और चौथा है डेंगू। तो तेज बुखार के साथ कपकपी ये लक्षण है मलेरिया के, दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो इसका जो उपचार है वह सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, ये बात भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। पहला विकल्प है झारखंड, दूसरा विकल्प है मिजोरम, तीसरा विकल्प है मणिपुर और चौथा विकल्प है मेघालय। तो चेराव नाच जो है वह मिजोरम के लोग करते हैं, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, दूसरा है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल और चौथा है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो मैप में देख लीजिए, ये रहा तमिलनाडु और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं ये रहा केरल और ये रहा कर्नाटक और ये रहा आंध्र प्रदेश। तो इसके पड़ोसी राज्य कौन हो गई ऑप्शन के हिसाब से? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। पहला विकल्प है मछली, दूसरा विकल्प है कौवा, तीसरा विकल्प है घड़ियाल और चौथा विकल्प है कछुआ। तो इसमें जो भिन्न है वह है कौवा, दूसरा विकल्प इसमें सही है। क्यों भिन्न है? क्योंकि मछली, घड़ियाल और कछुआ ये पानी में रहते हैं पर कौवा पानी में नहीं रह सकता, इसलिए ये सबसे अलग है और भिन्न ही पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 मिलान करना है, तो चलिए मिलाते हैं। लिखा है हांगकांग, तो हांगकांग में खाया जाता है पकाया हुआ सांप, यानी ए को मिलाएंगे 5वें से। उसके बाद केरल, केरल में जो है किसी भी करी के साथ टैपियोका, उबला टैपियोका, बी को मिलाएंगे पहले से। कश्मीर में जो है सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है और गोवा में नारियल के तेल में पकी मछली। तो इस क्रम में ए का 5वां, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा, यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अब प्रश्न और पूछे जाते हैं पकवानों से संबंधित, जैसे कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है, तो वह उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ खाए जाते हैं, तो वह खाए जाते हैं महाराष्ट्र में। केले के फूल की सब्जी कहाँ पर खाई जाती है, तो वह केरल में खाई जाती है। इन सब बातों को भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। पहला विकल्प है उल्लू, दूसरा विकल्प है कौवा, तीसरा विकल्प है बसंत गौरी और चौथा विकल्प है मैना। तो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है मैना, चौथा विकल्प इसमें सही है। अब उल्लू जो है यह अपनी गर्दन को लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है, लेकिन झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे मैना करती है, चौथा विकल्प इसमें सही है।
पक्षियों के घोंसलों से संबंधित एक वीडियो बनाई है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। छोटी सी वीडियो है, ये 2 नंबर आपके उसमें पक्के हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। लिखा है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। दूसरा है, मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। तीसरा है, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। इनमें से सही कथन है, तो इनमें से जो सही है वह बतानी है। पहला सही है, सी सही है, ए और सी यानी तीसरा इसमें इसका उत्तर होगा। अब बी क्यों गलत है? इसमें लिखा है मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाया जाता है, तो बांसों के खंभों पर घर असम में बनाए जाते हैं, ये बात याद रखनी है, इसलिए बी गलत है, ए और सी सही है। अगला प्रश्न है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक झाड़ियाँ और पत्तियाँ खा लेता है। तीसरा है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और चौथा है, किसी हाथियों की झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो इसमें जो सही है वह बताने हैं। तो इसमें ए सही है, सी सही है, डी सही है। ए सी डी यानी सी डी ए इस क्रम में दिए गए हैं, तीसरा विकल्प इसमें सही है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि इसमें लिखा है कि एक वयस्क हाथी दिन में 200 किलोग्राम से अधिक, तो 200 किलोग्राम से नहीं 100 किलोग्राम से अधिक झाड़ियों और पत्तियों को खा लेता है, इसलिए ये गलत लिखा है इसमें 200, इसीलिए ये गलत है। ए सी डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति बतानी है। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? पहला विकल्प है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। दूसरा है, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। तीसरा है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। और चौथा है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही होगा, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? पहला विकल्प है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा है दक्षिणी क्षेत्र, तीसरा है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और चौथा है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो स्थानांतरित कृषि करने का रिवाज है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, पहला विकल्प इसमें सही है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे कि असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इन सभी में स्थानांतरित खेती की जाती है और इसे इस तरीके के खेती को झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला विकल्प है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा है, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। तीसरा है, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। और चौथा है, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? पहला विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है जलवाष्प और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं, इसलिए चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? पहला विकल्प है, ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। दूसरा है, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। तीसरा है, ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली होती है। और चौथा है, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, जो ठंडे रेगिस्तान है वह हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसलिए ये मानसून से प्रभावित नहीं होते। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? पहला विकल्प है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है सल्फर और चौथा है क्लोरीन।
तो ताजमहल के पीले होने के लिए जिम्मेदार है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा विकल्प इसमें सही है, क्योंकि यह जो है अम्ल वर्षा का कारण बनता है, इसलिए ताजमहल जो है पीला हो रहा है। दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? पहला विकल्प है चोल राजवंश, दूसरा है चालुक्य राजवंश, तीसरा है काकतीय राजवंश और चौथा है पल्लव राजवंश। तो गोलकोंडा का जो किला है वह काकतीय राजवंश ने बनवाया है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? पहला विकल्प है द्रव्यमान, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण, तीसरा है संवेग और चौथा है भार। तो अदिश राशि पूछी गई है। अदिश राशियां क्या होती हैं कि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं, और जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं सदिश राशियां कहलाती हैं। तो इसमें इस प्रश्न का पहला उत्तर होगा द्रव्यमान, क्योंकि इसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। बाकी ये तीनों सदिश राशियां हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? पहला विकल्प है अपारदर्शी, दूसरा है पारभासी, तीसरा है पारदर्शी और चौथा है उत्तल। तो जिसमें से कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती वह अपारदर्शी कहलाती है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अब इसके अतिरिक्त और जो लिखे हैं, ये पारभासी जो है ये जो है आंशिक रूप से प्रकाश को गुजरने देती है और ये पूर्ण रूप से गुजरने देती है, ये प्रकाश को नहीं गुजरने देती, इसलिए पहला विकल्प इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है? पहला विकल्प है दाब, दूसरा है तापमान, तीसरा है सतह क्षेत्र और चौथा है भार। तो एक विलेय का विघटन दर जो है वह तापमान पर निर्भर करता है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मीरा और दिव्या दो छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? पहला विकल्प है स्कर्वी और एनीमिया, दूसरा है एनीमिया और रतौंधी, तीसरा है मोटापा और एनीमिया और चौथा है मोटापा और स्कर्वी। तो मीरा खा रही है समोसे, कटलेट, डबल रोटी, तो मीरा को तो होगा मोटापा, और दिव्या जो है ऐसी चीज़ें खाती है जिसमें आयरन की कमी है, तो उसे हो जाएगा एनीमिया, यानी कि सी विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि? पहला विकल्प है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, दूसरा है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, तीसरा है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, और चौथा है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि? पहला विकल्प है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, दूसरा है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, तीसरा है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, और चौथा है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? पहला विकल्प है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम, दूसरा है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, तीसरा है रक्त में मच्छर के लार्वे, और चौथा है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो? पहला विकल्प है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, दूसरा है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, तीसरा है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, और चौथा है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में
आवश्यक हैं। तो विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। डी विकल्प सही है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी डी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। ये बात भी याद रखनी है। इसके अलावा विटामिन ई की कमी से बांझपन और विटामिन ए की कमी अब विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? विटामिन ए की कमी से हो जाती है रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से बांझपन और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ये बात भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें पहला विकल्प है कीटों से दूर रखने के लिए, दूसरा है चिकना और साफ बनाने के लिए, तीसरा है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए और चौथा विकल्प है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है कीटों को दूर रखने के लिए। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। पहला विकल्प है हस्तचयन, दूसरा है थ्रेसिंग, तीसरा है निष्पावन और चौथा है फसल की कटाई। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, थ्रेसिंग। अगला प्रश्न है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, पहला विकल्प है घास में पाई जाने वाली कीट खाता है, दूसरा है भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, तीसरा है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है और चौथा है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है। बगुला जो है वह भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, एक पुरुष जिसका रक्त O है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है। पहला विकल्प है 75%, दूसरा है 50%, तीसरा है 100% और चौथा है 25%। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, 50%। अगला प्रश्न है, टूटता तारा है। पहला विकल्प है एक समान गति से चलने वाला तारा, दूसरा है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, तीसरा है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है और चौथा है उल्काब जो वायुमंडल के प्रवेश करते ही जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो टूटता तारा यानी उल्काब है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। अगला प्रश्न है, अल-बिरूनी जिस देश से आया उसका नाम है। पहला विकल्प है बांग्लादेश, दूसरा विकल्प है उज्बेकिस्तान, तीसरा है ओमान और चौथा है अफगानिस्तान। तो अल-बिरूनी जिस देश से आया उसका नाम है उज्बेकिस्तान। बी विकल्प इसमें सही है। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है किताब उल हिंद और यह किताब अरबी भाषा में लिखी है। ये बात भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, कांसा ब्रांज के विषय में जिसका उपयोग गोलकोंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही विकल्प चुनिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अभी पहले भी आया था लेकिन इसके पूछने का तरीका अलग था, इसमें दूसरे तरीके से पूछा गया है। पहला विकल्प है कांसा, तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है, दूसरा है कांसा, तांबा और टिन की मिश्र धातु है, तीसरा है कांसा, तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है और कांसा एक तत्व है। तो कांसा जो है वह कॉपर और टिन यानी तांबा और टिन की मिश्र धातु है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा, पहला विकल्प है बंजर हो जाती है, दूसरा विकल्प है किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, तीसरा है सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है और चौथा है उर्वर यानी उपजाऊ बन जाती है। तो यदि एक ही फसल को बार बार उगाया जाए तो जो मृदा है वह बंजर हो जाती है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं चुनिए। लिखा है पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। तो लेह और लद्दाख के जो मकान की विशेषताएं हैं वह इसमें बतानी है। तो इसमें बी, सी और डी ये तीनों ही लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। पहला विकल्प है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से। दूसरा है स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से। तीसरा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से। और चौथा है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। तो तरुण भारत संघ नामक समूह है, इसका संबंध है पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण से। डी विकल्प इसमें सही है। यह राजस्थान का एक गैर सरकारी संगठन है, ये बात भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पहला विकल्प लिखा है हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। दूसरा है नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तीसरा है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो इसमें ए सही है, बी सही है और डी सही है। हमारे देश में 4 तरह के जहरीले विकल्प इसमें सही है। तो हमारे देश में 4 तरीके के सांप पाए जाते हैं जहरीले। कौन कौन से? नाग, करैत, दोबोइया और अफाई। ये 4 तरीके के सांप पाए जाते हैं जो जहरीले होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। पहला विकल्प है बदबूदार पतला पीला द्रव्य। दूसरा है अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव्य। तीसरा है बिना गंध का गाढ़ा गहरे रंग का तरल। और चौथा है बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तरल। तो पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण हैं बदबूदार, गाढ़ा और गहरे रंग का तेल। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। पहला विकल्प है मलेरिया चिकनगुनिया हैजा। दूसरा है डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। तीसरा है मलेरिया हैजा मियादी बुखार। और चौथा है मलेरिया डेंगू हैजा। तो मच्छरों से जो फैलते हैं वे रोग हैं डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। पहला विकल्प है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। दूसरा है सोने चांदी को घोल कर बनाई गई पेंट। तीसरा है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। और चौथा है विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। तो मधुबनी जो चित्रकला है इसे बनाने के लिए पिसे हुए चावल के रंगीन घोल का इस्तेमाल किया जाता है। सी विकल्प इसमें सही है। ये जो चित्रकला है ये कहाँ पर बनाई जाती है? ये बिहार राज्य से संबंधित है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है एक पश्मीना शाल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने में घंटों का समय लगता है। यानी इसमें फिल करना है। तो इसमें एक पश्मीना शाल लगभग 6 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है और एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने के लिए 250 घंटों का समय लगता है। यहाँ भरेंगे 250, यहाँ 6। तो पहला विकल्प इसमें सही होगा 6,250। अगला प्रश्न है नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांसकर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा पाया जाता है। पहला विकल्प है मेघालय में। दूसरा विकल्प है असम में। तीसरा विकल्प है उड़ीसा में। और चौथा विकल्प है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कीटवृक्षी पौधा होता है और ये मेघालय में पाया जाता है। ये विकल्प इसमें सही है। इसके अलावा और भी होते हैं कीटवृक्षी पौधे। पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाइट रैप, सन ड्यू, ये भी कीटवृक्षी पौधे ही हैं। अगला प्रश्न है उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। पहला विकल्प है पैराफिन वॉर्म। दूसरा है ग्रीस। तीसरा है कोयला। और चौथा है पेट्रोल।
तो इसमें जो भिन्न है वह है कोयला। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मांस बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो से भरपूर है। पहला विकल्प है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है वसा, तीसरा है विटामिन और चौथा है प्रोटीन। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही है, प्रोटीन। अगला प्रश्न देखते हैं, रेखा की मां के लिए रोजाना तालाब से लाए पहला है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, दूसरा है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, तीसरा है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने और चौथा है पानी को रंग रहित करने। तो इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही है, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने। जो उसमें हल्की अशुद्धियां हैं उनको अवसादित करने के लिए रेखा की मां पानी में फिटकरी डालती है। अगला प्रश्न है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं को निम्नलिखित 4 क्रम में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसके लिए डी विकल्प सही होगा, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। पहला विकल्प है प्रजनन और भोजन बनाना, दूसरा है प्रजनन और अंकुरण वृद्धि, तीसरा है वृद्धि और प्रजनन और चौथा है वृद्धि और भोजन बनाना। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, वृद्धि और प्रजनन। अगला प्रश्न देखते हैं, के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। पहला विकल्प है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, दूसरा है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, तीसरा है मछली घर की शोभा बढ़ाने और चौथा है पानी को साफ रखने। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। अगला प्रश्न है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी, पहला विकल्प है ऑक्सीजन रहित है, दूसरा है मछली द्वारा पानी के योग्य नहीं है, तीसरा है खनिज रहित है और चौथा है मछली की तैरने के योग्य नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, खनिज रहित है, इसलिए मछलियां जो है वह मर जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन है। तो चांद की विशेषताएं हैं, पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं। पहला विकल्प है लौह मलेरिया एनीमिया रक्त, तीसरा है लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला, सी है मच्छर डेंगू लौह गुण और चौथा है मच्छर मलेरिया एनीमिया रक्त अल्पता। तो इसमें बी विकल्प सही है, लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। लिखा है खानों का उत्खनन, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसमें जंगलों के गायब होने के लिए जो जिम्मेदार हैं, खानों का उत्खनन और बांधों का निर्माण, इनके द्वारा जंगल गायब हो रहे हैं। ए और बी यानी कि सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार ये प्रश्न बताया है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें यही याद रखना है कि ये किसकी मिश्र धातु है। तो विकल्प देख लेते हैं। इसके पूछने का तरीका हर बार अलग है, तो प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। विकल्प है कांसा लोहे चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। दूसरा है कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है।
तीसरा है कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो इसमें बी सही है, सी सही है। कांसा तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है और कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। बी और सी यानी बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी धाम गुजरात का रहने वाला व्यक्ति पहले भोपाल और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, उसके सफर की दिशाएं क्या होंगी? तो व्यक्ति है गांधी धाम यानी गुजरात का और वह जाना चाहता है पहले भोपाल और फिर हैदराबाद। तो उसकी जो दिशाएं हैं वो क्या होंगी? तो पहले ये रहा गुजरात, पहले जाएगा मध्य प्रदेश और उसके बाद जाएगा हैदराबाद। तो पहले ये रहा गुजरात, पहले वो पूर्व की तरफ जाएगा, ये रहा भोपाल, उसके बाद दक्षिण की तरफ जाएगा आंध्र प्रदेश यानी कि हैदराबाद, नीचे की तरफ इसमें दक्षिण की तरफ। तो उसकी जो यात्रा की दिशाएं होंगी पहले पूर्व में और फिर दक्षिण में। तो चलिए विकल्प देखते हैं। तो पहले पूर्व दिशा और फिर दक्षिण दिशा यानी कि बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट एवरेस्ट एक भाग है। पहला विकल्प है म्यांमार का, दूसरा है भारत का, तीसरा है तिब्बत का और चौथा है नेपाल का। तो माउंट एवरेस्ट एक भाग है नेपाल का, डी विकल्प इसमें सही है। इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं, ये बात भी याद रखनी है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी बात याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मच्छर के पेट में ताक झाँक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? पहला विकल्प है रोनाल्ड रॉस, दूसरा है चार्ल्स डार्विन, तीसरा है ग्रेगोर मेंडल और चौथा है जॉर्ज मिरिस्टल। तो मच्छर के पेट में ताक झाँक किसने की? रोनाल्ड रॉस ने की, पहला विकल्प इसमें सही है। चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया? इन्होंने विकास का सिद्धांत दिया। ग्रेगोर मेंडल ने क्या किया? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। और जॉर्ज मिरिस्टल ने वेलक्रो के आविष्कारक है ये बात भी याद रखनी है। और मच्छर के पेट में ताक झाँक की और मच्छर से मलेरिया फैलता है ये सिद्ध किया था रोनाल्ड रॉस ने, ये बात भी याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? पहला विकल्प है मलेरिया, दूसरा है मियादी बुखार, तीसरा है अतिसार और चौथा है हैजा। तो ये सभी जो लक्षण हैं वो मलेरिया के हैं, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है। अल बरूनी कौन था? पहला विकल्प है वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। दूसरा है वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश से लगभग 40 वर्ष शासन किया। तीसरा है वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। और चौथा है वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो अल बरूनी जो है एक यात्री था जो उज्बेकिस्तान से आया था और उसने एक किताब लिखी जिसका नाम है किताब उल हिंद, जो इतिहास के बारे में सहायता करती है इतिहास को जानने में। तो डी विकल्प इसमें सही है। किताब का नाम भी याद रखना है, किताब उल हिंद। अगला प्रश्न है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, पहला विकल्प है केवल लाल रंग में देख सकते हैं, दूसरा है हर रंग में देख सकते हैं, तीसरा है केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं और चौथा है केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो जो जानवर रात में जागते हैं वह प्रत्येक वस्तु को केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। पहला विकल्प है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। दूसरा है हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तीसरा है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है और चौथा है एक झुंड में हथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है।
तो इसमें जो सही है, पहला सही है, सी सही है, ए और सी यानी सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे कहा जाता है। पहला विकल्प है वर्तिकाग्र, दूसरा है परागकोश, तीसरा है पराग और चौथा है मूलांकुर। मूलांकुर, तो इसमें जो कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें पराग कहते हैं, सी विकल्प इसमें सही है। मूलांकुर क्या होता है? यह पौधे के भ्रूण का एक हिस्सा होता है। परागकोश क्या है? ये पराग कण का निर्माण करते हैं। और वर्तिकाग्र क्या है? पुष्प के मादा भाग के शीर्ष पर स्त्री केसर जहाँ पर पराग कण अंकुरित होते हैं वह भाग होता है वर्तिकाग्र। ये बात भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? पहला विकल्प है पूरी, साग तथा ठंडा दूध, दूसरा है ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, तीसरा है छोले भटूरे तथा लस्सी और चौथा है इडली चटनी तथा वड़ा चटनी। तो इसमें अहमदाबाद में यानी गुजरात में सबसे अधिक खाया जाता है ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण है? पहला विकल्प है उनके कान पंखों से ढके होते हैं, दूसरा है उड़ सकते हैं, तीसरा पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती और चौथा है पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। तो अपनी गर्दन को पक्षी बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो उस रोगी को खाना चाहिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। लिखा है, इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। तीसरा है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। और चौथा है, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो मधुबनी चित्रकला के बारे में ए सही है, बी सही है, सी सही है, ए बी सी यानी डी विकल्प इसमें सही है। ये चावल की रंगीन घोलों से बनाई जाती है, ये राजस्थान का जिला है, ये गलत है, ए बी सी सही है, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है? पहला विकल्प है शक्करकोरा, दूसरा एक कलचिड़ी, तीसरा एक कौवा और चौथा है फाख्ता। तो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाते हैं कौवा, सी विकल्प इसमें सही है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अपने अंडे दे देता है? कौवा जो है अपने अंडे समझकर उनकी देखभाल करता है। तो वो पक्षी कौन सा है? तो वह कोयल है। कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, ये बात याद रखनी है। और ये प्रश्न भी पूछा गया है, इसमें सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। लिखा है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। तीसरा है, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक पानी तक न पहुंच जाएं। और चौथा है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में जो सही है वह ए सही है, सी सही है, डी सही है, बी गलत है कि इसकी जड़ें जो है टहनियों से लटकती हैं, इसकी जड़ें टहनियों से नहीं लटकती। इसकी जड़ें पानी में उस गहराई तक जाती हैं जब तक पानी तक न पहुंच जाए, और जब कभी इस क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने में पाइप डाल के पानी को निकाल लेते हैं। तो ए सी डी यानी बी विकल्प इसमें सही हो। अगला प्रश्न देखते हैं, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। लिखा है, यह रेगिस्तानी इलाके में है, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, अबू धाबी की मुद्रा को दीनार कहते हैं। तो इसमें जो सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी गलत है क्योंकि अबू धाबी की जो मुद्रा है वह दीनार नहीं है, अबू धाबी की जो मुद्रा है वह दिरहम है, इसलिए ये डी गलत है, ए बी सी सही है, यानी कि डी विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न देखते हैं,
मृत सागर क्या है? पहला विकल्प है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, और चौथा है ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक है। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। आखिरी प्रश्न है ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। लिखा है ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। दूसरा है यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा है बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। और चौथा है इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। तो इसमें पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। पहला, तीसरा, चौथा यानी पहला विकल्प उसमें सही है। दूसरा क्यों गलत है? इसमें लिखा है यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है, तो ये गलत है। ये 8 बिंदुओं पर नहीं 6 बिंदुओं पर आधारित है, इसलिए ये गलत है।